हेलो नमस्कार, मैं सालिम कुरैशी और आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस की अपनी इस क्लास में। तो बच्चों, कल हमने बात की थी अम्ल के जलीय विलयन और क्षारक के जलीय विलयन की, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो अम्ल होता है वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है और जो आपके क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं और ये मुक्त आयन क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जो अम्ल होता है और आपका जो क्षारक होता है उसको हम जब उपयोग करते हैं या उसका जब हम उपयोग करते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आज हम सावधानियों की बात करेंगे कुछ। तो याद रखना, मान लो हमारे पास मैं दो बीकर बनाता हूँ। एक बीकर में आपके पास कोई अम्ल है, ठीक है, और बीकर ए है और एक बीकर बी है आपके पास, और इस बीकर बी में आपके पास क्या है, जल है। तो याद रखना, कभी भी अम्ल में जल को नहीं मिलाना है। कोई भी आपके पास अगर अम्ल है तो उसके अंदर आपको जल को इन्वॉल्व नहीं करना है, जल को नहीं मिलाना है। लेकिन जो जल है उसमें सदैव किसको मिलाना है, आपको अम्ल को मिलाना है। ठीक है, पहली सावधानी ये है कि कभी भी अम्ल के अंदर जल को नहीं मिलाना चाहिए, जबकि जल के अंदर अम्ल को मिलाना चाहिए। दूसरी चीज याद रखना, अगर अम्ल को आप इसमें मिला रहे हो तो बूंद बूंद करके इसमें डालना है। आपको बूंद बूंद करके आपको जो अम्ल है वो किसके अंदर डालना है, इस विलयन के अंदर डालना है। और जो अम्ल को डाल रहे हो तो इस पात्र के सहारे से एक एक बूंद करके इसके अंदर डालनी है। डायरेक्ट इसमें आपको नहीं डालना है, जल के अंदर आपको दीवार के सहारे और अम्ल को इसके अंदर डालना है, वो भी बूंद बूंद करके। ठीक है, जब आप इसके अंदर अम्ल को डाल रहे हो तो साथ साथ में इस विलयन को हिलाते रहना है। विलयन को हिलाते रहना है। क्यों हिलाते रहना है? क्योंकि ये जो आपकी अभिक्रिया होती है वो अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। अत्यंत क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण ये हमारे लिए क्या हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। क्योंकि जब आप अम्ल के अंदर अम्ल को इस जल के अंदर मिला रहे हो तो हमें पता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण ये जो विलयन है वो अस्फलित होकर बाहर आ जाता है। और बाहर आने के कारण अगर मान लो स्वयंवश हमारा जो बॉडी का कोई भी पार्ट है वो अगर इसके संपर्क में आता है तो वो जो पार्ट है उसको क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए जब भी आप अम्ल को जल के अंदर मिलाओ तो उसके अंदर बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। याद रखना, पहली सावधानी ये है कि कभी भी अम्ल के अंदर जल को नहीं मिलाना है। दूसरी कंडीशन है, आपको सदैव जल के अंदर किसको मिलाना है, अम्ल को मिलाना है। जब आप अम्ल को इसके अंदर मिलाते हो तो बूंद बूंद करके मिलाना है और इन बूंदों को इस पात्र की दीवारों के सहारे से जल में डालना है। और जैसे जैसे आप इस बूंद को इसके अंदर डालते रहते हो साथ साथ में इस विलयन को हिलाते रहना है। क्यों हिलाते रहना है? क्योंकि ये अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसके कारण जो आपका विलयन होता है वो अस्फलित होकर बाहर आ जाता है, जो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। यानी आप इसे जल सकते हो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं तनुकरण की। किसकी बात करते हैं? तनुकरण। तनुकरण में देखो क्या होता है। तनुकरण की अगर हम बात करें, अभी हमने बात की है कि सर हम क्या मिलाते हैं, जल में किसी अम्ल व किसी क्षारक को मिलाते हैं। अभी हमने पढ़ा है किसी अम्ल जल में अम्ल व क्षारक को मिलाते हैं। तो जब हम H2O में किसी अम्ल यानी H+ आयन या OH नेगेटिव आयन को इसके अंदर मिलाते हैं तो इसके आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। समझे? यानी तनुकरण किसे कहते हैं कि जब आप किसी जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर या मिलाते हैं तो इसकी आयन की सांद्रता में, यानी जो आपके पास अम्ल और आपके पास क्षारक है, इसकी आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और इसे हम क्या बोलते हैं, तनुकरण कहते हैं। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं,
तनुकरण कहते हैं। आगे समझ में कि नहीं आई? दोबारा देखो, तनुकरण किसे कहते हैं कि जब आप जल में अम्ल व क्षारक को मिलाते हो तो इसके आयन जो होते हैं H+ आयन और OH नेगेटिव आयन, इनकी सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इस कमी को या इस पूरी प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो? तनुकरण कहते हो। क्या कहते हो? तनुकरण। और इसमें तनुकृत हुए कौन है? तनुकृत यानी आंशिक अपघटन किसका हुआ है? तो किसका हुआ सर? H+ आयन और OH नेगेटिव आयन। तो H+ आयन व OH नेगेटिव आयन आपके क्या होते हैं? तनुकृत होते हैं। बताओ कोई दिक्कत है? देखो, तनुकरण किसे कहते हैं? जल में अम्ल व क्षारक को मिलाने पर इसकी आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं तनुकरण। और इसमें जो आपका अम्ल है H+ आयन और OH नेगेटिव आयन आपके क्या होते हैं? तनुकृत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अम्ल व क्षारक के विलयन की प्रबलता। आप मान लो हमारे पास कोई विलयन है, तो आप उसमें अम्ल व क्षारक की प्रबलता की कैसे पहचान कर सकते हो? प्रबलता की कैसे पहचान कर सकते हो? यानी आपके पास कोई विलयन है, आपके पास ये क्या है? विलयन है, चाहे वो अम्लीय विलयन हो या आपके पास कोई क्षारकीय विलयन हो। ठीक है, आपके पास अम्लीय विलयन है या फिर क्या है? क्षारकीय विलयन। तो आप कैसे बता सकते हो कि सर ये जो अम्ल होगा वो प्रबल अम्ल होगा या फिर ये जो अम्ल होगा वो दुर्बल अम्ल होगा? हमने पढ़ा है इनके बारे में कि जिसमें H+ आयन की मात्रा क्या ज़्यादा हो, अधिक हो, और जिसमें H+ आयन की मात्रा क्या हो, कम हो। तो इसके आधार पर हमने पढ़ा था आयनों के आधार पर। क्षारकीय विलयन जैसे मान लो कोई भी अगर प्रबल क्षारक है या फिर आपके पास क्या है? दुर्बल क्षारक, तो आप कैसे अनुमान पता कर सकते हो कि ये सर विलयन है, इसकी प्रबलता क्या है? अम्लीय विलयन प्रबल है या दुर्बल है? तो हमने स्टार्टिंग में देखो लिटमस पत्थर वगैरह थे, उनके बारे में तो हम सिर्फ ये अध्ययन कर सकते हैं कि सर ये विलयन अम्लीय है या फिर क्षारकीय, लेकिन ये पता नहीं कर सकते कि ये प्रबल अम्ल है या फिर क्या है? दुर्बल अम्ल है। इसके लिए हम क्या करते हैं? सार्वभौमिक सूचक का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? सार्वभौमिक सूचक का उपयोग करते हैं। ठीक है, दोबारा देखो, अम्ल व क्षारक के विलयन की प्रबलता को आप कैसे अनुमान कर सकते हो, कैसे उनको दर्शा सकते हो? तो हमने ये तो पता किया था लिटमस पत्र के आधार पर, कुछ सूचकों के आधार पर कि सर ये जो विलयन है वो आपका अम्लीय या फिर क्या है? क्षारकीय। लेकिन हमने ये अभी तक नहीं पढ़ा है कि कौन सा विलयन प्रबल होगा और कौन सा विलयन दुर्बल होगा, क्योंकि हमने H+ आयन के आधार पर 2 प्रकार के पढ़े, अम्ल प्रबल और दुर्बल। तो अब आप कैसे पता कर सकते हो कि ये प्रबल या फिर दुर्बल? इसके लिए आप क्या करते हो? सार्वभौमिक सूचक का उपयोग करते हो। क्या करते हो? सार्वभौमिक सूचक का उपयोग करते हो। और इस सूचक के आधार पर आप बता सकते हो कि सर ये आपके पास प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है, ये प्रबल क्षारक है, ये फिर आपके पास क्या दुर्बल क्षारक है। बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं है। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं फिर सार्वभौमिक सूचक के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, सार्वभौमिक सूचक के बारे में। अब हम बात करते हैं सार्वभौमिक सूचक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सार्वभौमिक सूचक के बारे में। सार्वभौमिक सूचक क्या होता है कि जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। ये जो सार्वभौमिक सूचक होता है वो जो आपके पास कोई विलयन है, आपके पास क्या है? कोई विलयन है, उसमें हमें पता है कि अगर अम्ल होगा तो H+ आयन होगा, और H+ आयन के आधार पर आयन के आधार पर वह अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है, अलग रंग क्या करता है? प्रदर्शित करता है। आगे समझ में, सार्वभौमिक सूचक क्या होते हैं कि कोई विलयन में H+ आयन के आधार पर ये अलग अलग रंग क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, और ये आपके क्या कहलाते हैं? सार्वभौमिक सूचक कहलाते हैं। और सार्वभौमिक सूचक में जैसे pH स्केल है, तो pH स्केल में हमें पता है कि बहुत सारे क्या होते हैं? रंग होते हैं। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? रंग। और रंगों के आधार पर यह प्रदर्शित करता है कि विलयन अम्लीय है या फिर कैसा है? क्षारकीय है। तो हम बात करेंगे pH स्केल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? pH स्केल के बारे में। pH स्केल के बारे में अगर हम बात करें तो pH स्केल के जो खोजकर्ता है
ये स्केल के जो खोज करता है वो है एस पी एल सोरेनसन। कौन है? सोरेनसन। कौन आपके इसके खोज करता है पीएच स्केल के? एस पी एल सोरेनसन। और जो आपका पीएच स्केल होता है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? रंग होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे रंग होते हैं। और रंगों के आधार पर हम ये पता करते हैं कि ये अम्ल है, ये क्षारक है, ये प्रबल अम्ल है, ये फिर हमारे पास क्या है? दुर्बल अम्ल है। तो हम किसको पढ़ेंगे? हम सूचक जो सार्वभौमिक सूचक है उसमें पीएच स्केल को पढ़ते हैं। किसको पढ़ेंगे? पीएच स्केल को। देखो पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो अभी मैंने बताया कि पीएच स्केल के जो खोज करता है वो है एस पी एल सोरेनसन। कौन है? एस पी एल सोरेनसन। कौन आपके? एस पी एल सोरेनसन। इसमें क्या होता है? बहुत सारे रंग होते हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है कि एक प्रकार का स्केल होता है। एक क्या होता है कि यंत्र बोल सकते हैं या फिर एक युक्ति बोल सकते हैं जो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करता है। किसी विलयन में उपस्थित है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करता है। किसके द्वारा ज्ञात करते हैं हम? पीएच स्केल के द्वारा, यानी H प्लस आयन की सांद्रता। H प्लस आयन की सांद्रता को हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। पीएच स्केल में दो पार्ट है, एक तो पी है और एक आपके पास क्या है? एच। पी होता है वो होता है आपका पुषांश। पी क्या होता है? पुषांश। पी एक सूचक है। पी एक क्या आपके पास है? सूचक है जो क्या है? पुषांश, जिसका मतलब क्या होता है? पुषांश होता है। और अगर बात करें इसका अर्थ की, ठीक है, इसकी क्या बात करें? इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। तो पीएच स्केल में पी एक क्या है? सूचक है। पीएच स्केल में पी क्या है? सूचक है जो पुषांश होता है। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। और एच आपके पास है एच प्लस से आयन। एच के आपके पास एच प्लस से आयन, यानी हाइड्रोजन आपके पास, या हाइड्रोजन की मात्रा, या हाइड्रोजन की सांद्रता, एच प्लस आयन की सांद्रता। तो ऐसा जो होता है, जो एच प्लस आयन की सांद्रता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। वो क्या कहलाता है? आपका पीएच स्केल कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका पीएच स्केल। ये जो टॉपिक है पीएच स्केल वो बहुत अच्छा टॉपिक है, कंपटीशन के एग्जाम से भी अच्छा टॉपिक है। तो आप थोड़ा दिमाग लगा के इस चीज़ को क्लियर करना। अभी मैंने बताया कि पीएच स्केल की जो खोज की थी वो एस पी एल सोरेनसन ने की थी। पीएच जो होता है एच प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है। इसमें जो पी होता है वो एक सूचक होता है जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। और जो एच होता है वो है क्या आपके पास? एच प्लस आयन की मात्रा, या एच प्लस आयन या हाइड्रोजन आयन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखो बात करते हैं पीएच स्केल क्या होता है। ये आपके पास एक पीएच मान लो एक स्केल है। ठीक है, इस पे 0 से लेके 14 तक मान अंकित होते हैं। इसमें 0 से लेके 14 तक मान क्या होते हैं? अंकित होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पीएच स्केल में कितने अंक अंकित होते हैं, कितने मान अंकित होते हैं, कितने होते हैं? 14 होते हैं। या फिर कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से लेके 14 तक। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो स्टार्टिंग में होता है वो 0 होता है, और अंतिम कितना होता है? 14 होता है, और उसके मिड में कितना होता है? 7 होता है। याद रखना, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उस वक्त हमने पढ़ा था कि जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है, उसको हमने क्या नाम दिया था? अम्ल नाम दिया था कि नहीं दिया? जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है? अधिक होता है, उनको हमने क्या कहा था? क्षारक कहा था। और जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है उनको हमने नाम क्या दिया था? लवण दिया था। लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और क्षारक का मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। और अम्ल का कितना होता है? 7 से कम होता है। तो आप कह सकते हो कि सर जैसे जैसे हम 0 की तरफ जाएंगे, ये सभी जो या जिन पदार्थों का मान पीएच मान 7 से कम होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और जिसका 7 से अधिक होता है वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं, जैसे जैसे हम 7 से कम की तरफ जाते हैं, यानी 7 से 0 की तरफ जाते हैं, तो अम्लता का मान बढ़ता है। अम्लता का मान बढ़ता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो किसका मान बढ़ता है? क्षारकता का मान बढ़ता है। क्षारकता का मान बढ़ता है।
कोई दिक्कत है? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 7 से जैसे जैसे हम 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 यहाँ तक जाते हैं तो अम्लता का मान बढ़ता जाएगा, यानी H प्लस आयन की मात्रा बढ़ती जाएगी। और 7 से जब हम 14 की तरफ जाते हैं तो क्षारकता का मान बढ़ता जाएगा, यानी OH नेगेटिव आयन का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो बताओ, एक तो जिसका पीएच मान 1 है और एक किसी का पीएच मान कितना है? 6। तो बताओ इसमें ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन सा होता है? आप बोलोगे सर प्रबल अम्ल कौन सा है? जिसका पीएच मान कितना है? 1। तो जितना जिसका पीएच मान कम होगा उतना ही वो क्या होगा? प्रबल होगा। कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो दोनों कॉर्नर होते हैं, यानी पीएच स्केल में किनारों पर कौन से 2 रंग होते हैं? तो याद रखना, 0 की तरफ रंग होता है आपका लाल, ऐसा होता है लाल, और जो 14 होता है उधर कौन सा होता है? आपका नीला होता है। ठीक है, याद रखना 0 जिसका पीएच मान, यानी पीएच स्केल में किनारों पर कौन से 2 रंग होते हैं? तो अम्ल की तरफ कौन सा होता है? लाल होता है, और क्षारक की तरफ कौन सा होता है? नीला होता है। और ये 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएच स्केल के किनारों पर कौन से 2 रंग होते हैं? तो याद रखना कौन से 2 रंग होते हैं? लाल और नीला रंग होता है। कौन से 2 रंग होते हैं आपके? लाल और नीला रंग होता है। तो क्या होता है कि जो पीएच स्केल होता है उसके बाहरी किनारों पर कौन से 2 रंग होते हैं? एक तो लाल होता है और एक कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, अब हम कुछ हमारे पास पदार्थ है और उन पदार्थों की पीएच मान के बारे में बात करते हैं। तो सर्वाधिक अगर हम बात करें पीएच मान की अम्ल की तरफ से, तो जो बैटरी होती है, बैटरी का पीएच मान होता है 0.8 से लेके 1। ठीक है, बैटरी का कितना पीएच मान होता है? 0.8 से लेके 1 के मध्य। तो अगर हम बात करें, हाँ एक चीज़ भूल गया मैं, कि आपका जो ये पीएच स्केल है, पीएच स्केल के बाहरी किनारों पर, यानी जहाँ 0 होता है वहाँ पर तो लाल रंग होता है। कैसा होता है? लाल। जहाँ 14 अंक अंकित होते हैं वहाँ नीला अंक होता है, और मध्य में आपका ग्रीन होता है, गहरा होता है। ठीक है, याद रखना जिसका पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन। और जो आपका 14 होता है वो क्या होता है? क्षारकीय होता है, अत्यधिक क्षारकीय होता है, प्रबल क्षारक बोल सकते हैं हम। और 0 होता है वो आपका प्रबल क्या होता है? अम्ल होता है। जैसे जैसे आप 7 से 0 की तरफ जाते हो तो H प्लस आयन की मात्रा बढ़ती है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि इसमें H प्लस आयन की मात्रा बढ़ेगी तो ये प्रबल आयन ज़्यादा होते रहेंगे, प्रबल अम्ल ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो 0 की तरफ लाल, तो साइडों में तो कौन सा रंग होता है? लाल और नीला, और बीच में कौन सा होता है? हरा होता है। तो हमने बैटरी की बात की है, बैटरी का पीएच मान होता है 0.8 से 1.0 के मध्य। हम बात करें स्टोमिक एसिड की, स्टोमिक एसिड यानी अमाशयी रस की, अमाशयी रस की अगर हम बात करें तो इसका पीएच मान होता है 1.0 से लेकर 3.5 के मध्य, 1.0 से लेकर 3.5 के मध्य। दही होता है, दही, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और इसका पीएच मान होता है 4.5 से लेकर 5.5। और हमारा जो मूत्र होता है उसका कितना होता है? 4.5 से अधिक होता है, यानी ठीक है। और अगर हम बात करें वर्षा जल का, वर्षा जल, वर्षा जल का मान कितना होता है? 5.5 से कम। अगर किसी भी वर्षा का मान 5.5 से कम हो जाता है ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। ठीक है, वर्षा के जल का पीएच मान अगर 5.5 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो बैटरी का पीएच मान 0.8 से 1.0। स्टोमिक यानी अमाशयी रस का कितना होता है? 1.0 से 3.5, यानी इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दही में 4.5 से 5.5, और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? 5.5। अब हम बात करें सलाइवा, इसकी बात करें सलाइवा की, सलाइवा यानी लार।
तो लार का होता है अपन का कितना होता है 6.5 से 7.5 के मध्य, 6.5 से 7.5 के मध्य, ठीक है। और जल का, अब ये तो आपको पता है, ये जल हम क्या होता है उदासीन होता है, उसका पीएच मान कितना होता है 7 होता है। और आपका लवण, लवण यानी नमक का पीएच मान कितना होता है 7 होता है, क्योंकि ये क्या होता है उदासीन होते हैं। और जिसका जो पदार्थ उदासीन प्रकृति के होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है 7 होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो रक्त, हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7.3 से लेके 7.4 के मध्य, ठीक है, 7.3 से और 7.4 के मध्य समथिंग। हम बात करें एल्कोहल की, किसकी बात करें एल्कोहल, और एल्कोहल की जो पीएच मान होता है, एल्कोहल का पीएच मान होता है 7.33, कितना होता है 7.33, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है भाई, वो होता है 11। और सर्वाधिक किसका होता है, जो ड्रेन क्लीनर होता है अपना, ड्रेन क्लीनर, ड्रेन क्लीनर का कितना होता है 14 होता है, कितना होता है भाई 14। तो ये हो गए आपके कुछ पीएच मान, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बैटरी का होता है 0.8 से लेके 1.0 के मध्य। अगर आपको ये चाहिए और आप नोट्स चाहिए तो भी नोट्स के लिए, क्योंकि मैं नोट्स पूरे प्रॉपर रूप से आपको लिखा के मैं समझा नहीं सकता, लेकिन एक एक चीज़ पूरी समझा रहा हूँ जो आपको नोट्स में दी हुई है, वो एक एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, उससे एक्स्ट्रा भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए मुझे मैसेज करो, मेंशन कर दो, या फिर मुझे इस यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा आप नोट्स कहाँ से ले सकते हो। लेकिन वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं लिखा सकता, हाँ बता रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो दोबारा बता देता हूँ मैं आपको बैटरी का, मैं दोबारा पीएच के दोबारा बताता हूँ। पी जो होता है वो सूचक होता है, और उसका अर्थ क्या होता है शक्ति होता है, एच होता है आपका आजकल साइन होता है, ठीक है। पीएच में 0 से लेकर 14 तक के मान अंकित होते हैं, 0 से लेकर 14 तक, साइड में एक 0 होता है, दूसरी साइड में 14 होता है, उसके मध्य में 7 होता है। 0 साइड जो होता है वो अत्यधिक प्रबल होता है, यानी जैसे हम 7 से 0 की तरफ आते हैं तो अम्लता का मान बढ़ता है, 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो क्षारीयता का मान बढ़ता है। और दोनों किनारों पर एक तरफ लाल होता है, दूसरी तरफ नीला रंग होता है, और मध्य जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन प्रकृति के होते हैं। फिर हमने कुछ पीएच मान के बारे में बात की है। बैटरी का होता है 0.8 से लेके 1.0 के मध्य। गैस्ट्रिक जूस बोल सकते हो, या फिर आप स्टोमक एसिड बोल सकते हो, अमाशय रस बोल सकते हो, इसका होता है 1.0 से लेके 3.5। अगर आपको ये सभी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, या फिर आप मैसेज कर सकते हो, तो आपको ये हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे दैनिक जीवन में रसायनों का प्रयोग, हमारे दैनिक जीवन में। अब हम बात करते हैं हमारे दैनिक जीवन में रसायनों का उपयोग। तो हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन, या फिर दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व, पीएच मान का महत्व। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं हमारे बॉडी की। तो हमारा जो शरीर होता है, हमारा जो शरीर होता है वो 7.0 से लेके 7.8 है, यानी पीएच मान जो होता है 7.0 से लेके 7.8 इतनी ही परास पर कार्य करता है, ठीक है। हमारे शरीर का जो पीएच मान है वो समथिंग कितना होना चाहिए 7.0 से लेकर 7.8, यानी क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। और अगर इससे कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो इस अवस्था में या फिर इस संकीर्ण अवस्था में कोई भी जो प्राणी होता है वो जीवित नहीं रह सकता। तो हमारा जो शरीर होता है वो 7.0 से लेकर 7.8 के पीएच मान के मध्य क्या करता है, कार्य करता है। 2 नंबर देखो, हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। अम्लीय वर्षा, अभी हमने बात की है जिस वर्षा जल का मान, जिस वर्षा जल का मान कितना हो, मैंने बताया 5.5 से अधिक, 5.5 से अधिक, तो उसमें मैंने कम बताया शायद, तो 5 यानी एक बार 5.5 बताया था। अगर 5.5 से कम हो रहा है, यानी जैसे जैसे हमें पता है कि पीएच मान अगर कम होता जाएगा
तो हमारे उसमें अम्लता का मान यानी H प्लस आयन का मान क्या होता है, बढ़ता है। H प्लस आयन का मान बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से या फिर 5.6 से क्या होता है, कम होता है। 5.6 से क्या होता है, कम, ठीक है। यानी वर्षा जल का पीएच मान यदि 5.6 से क्या हो, कम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय जो वर्षा होती है वो समुद्र में रहने वाले प्राणियों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। उनकी उत्तरजीविता को क्या करती है, प्रभावित करती है। हमें पता है कि जो अम्लीय वर्षा होती है इसमें H प्लस आयन की क्या होगी, वृद्धि होगी। H प्लस आयन की क्या होगी, वृद्धि होगी। और H प्लस आयन की वृद्धि होगी तो जैसे जैसे ये समुद्र में जाएंगे तो समुद्र यानी H2O के साथ ये क्रिया करेंगे H प्लस, तो क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव। और ये हाइड्रोजन जो आयन होते हैं ये वहाँ पर रहने वाले जो जीवित है, जो समुद्र में रहने वाले जो जीव है उनके लिए वो क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। उनकी उत्तरजीविता को वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो याद रखना अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से क्या होता है, कम होता है। समथिंग 5.5 या 5.6 से क्या होता है, कम होता है। उससे अगर कम होने लगता है तो जो वर्षा जल होता है आपका उसमें H प्लस आयन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और H प्लस आयन की जैसे वृद्धि होती है तो ये जो जल होता है वो आपका अम्लीय हो जाता है और ये जाके कहाँ गिरता है, समुद्रों में गिरता है। और जब ये समुद्रों में गिरता है तो समुद्रों में रहने वाले जो जीव होते हैं वो उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं और मर भी जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो अम्लीय वर्षा का हो गया। शरीर का हमारा जो शरीर होता है वो 7.0 से लेकर 7.8 परास के मध्य क्या करता है, कार्य करता है। अगर इससे कम या ज़्यादा हो रहा है तो वो जो जीवी है वो जीवित नहीं रह सकते। हमने बात की अम्लीय वर्षा की, तो 5.6 से अगर वर्षा जल का पीएच मान कम हो रहा है तो वो जो वर्षा है या वर्षा जल है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। और जो समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं उनकी उत्तरजीविता के लिए क्या होते हैं, प्रभावित करते हैं, प्रभावित, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें, नेक्स्ट हम किसकी बात करें, मिट्टी के पीएच का। मिट्टी की पीएच, ठीक है। अब हमें पता है कि मिट्टी को क्या रखना पड़ता है, उदासीन रखना पड़ता है। अगर वो उदासीन है तो उसमें पोषक तत्व की मात्रा क्या होगी, अत्यधिक होगी। और जिसमें अगर अत्यधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं तो वो मिट्टी भी क्या होती है, उर्वरक होती है। और यानी उसमें ज़्यादा अधिक मात्रा में फसल को उत्पादन करना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। यानी हम फसल को अधिक मात्रा में उत्पादित कर सकते हैं। तो इसलिए मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो मतलब 7.0 से समथिंग होना चाहिए, यानी उदासीन होना चाहिए। हम बोल सकते हैं 6.5 से लेके 7.5 तक, 6.5 से लेके 7.5 के मध्य हम बात कर सकते हैं। अगर इसके मध्य अगर मिट्टी का पीएच मान है तो वो क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। और इसके मध्य जो मिट्टी है वो क्या करती है, अधिक मात्रा में फसल को उत्पादित करती है। तो किसानों को आपने देखा होगा कि जो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच मान कम है या अधिक है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय के पदार्थ मिलाते हैं और उसे क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। अगर अम्लता का मान ज़्यादा है तो उसमें क्षारक पदार्थ मिलाएंगे, और अगर क्षारक है तो उसमें क्या मिलाएंगे, अम्ल मिलाएंगे। तो दोनों क्या कर देते हैं, एक दूसरे के प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन मिलकर दोनों क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र में पीएच, अभी हमने बात की है कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसमें स्टोमक होता है। क्या होता है, स्टोमक, यानी अमाशय। उसमें हाइड्रोक्लोरिक क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। अपच की स्थिति में, ठीक है, अपाचन की स्थिति में उधर जो हमारा पेट होता है वो अधिक मात्रा में अम्ल उत्पादित करता है, ठीक है। उस वक्त जो स्टोमक होता है वो अत्यधिक मात्रा में यानी अधिक मात्रा में HCl को क्या करता है, उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो हमारा पेट होता है, जो स्टोमक होता है, उसमें जलन और दर्द होने लगता है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, याद करो, एंटीसिड लेते हैं। क्या लेते हैं, एंटीसिड। और एंटीसिड जो होता है वो क्षारीय के पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय के पदार्थ। ये इससे HCl को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। उदासीन करने के कारण हमारे दर्द और जलन का आभास नहीं होता है, ठीक है। तो जो एंटीसिड होता है वो इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम क्या कहते हैं, एंटीसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। अब हम बात करते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत छेद। इसकी बात करते हैं, दंत छेद।
दंत दंत छः की अगर बात करें, दंत छः का मतलब होता है दांतों का कमज़ोर होना। भाई जब हम अपने मुँह को या अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं, रात को जो भोजन हम खाते हैं उसके कुछ अंश दांतों में रह जाते हैं, जो कुछ समय के बाद धीरे धीरे हमारे जो इनेमल्स होता है, जो इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, उसके साथ अपक्रिया करता है और उसको क्या कर देता है, धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है। ये कारण क्या होता है कि जिससे हमारा जो मुँह होता है इसके जो पीएच मान होता है वो 5.5 से क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और कम होने के कारण जो हमारे दांत होते हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, क्योंकि जो दांतों का इनेमल होता है वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। और यह जो कैल्शियम जो फास्फेट है, जो इनेमल है, वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और ये जल में कभी नहीं होता है। लेकिन मुँह का पीएच मान यदि 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 5.5 से क्या हो जाता है, कम। और हमें पता है कि अगर कम होगा तो सर उसमें प्लस साइन की मात्रा बढ़ेगी। और हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि जब धातु किसी अम्ल, वायु और नमी के संपर्क में आता है तो कमज़ोर होने लगता है। तो ठीक है, तो ये जो है हमारा इनेमल वो किसके संपर्क में आता है, अम्ल के संपर्क में आता है, यानी इसका पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। कितना, 5.5 से कम में होने लगता है। देखो यहाँ आप कन्फ्यूजन हो गई, क्योंकि आप पहले हमने पढ़ा था, जो मैं उस वक्त पढ़ा रहा था, तो 5.5 से कम, तो वो बाई मिस्टेक मैंने वो चीज़ें करवा दी, बाई मिस्टेक से मैंने वो 5.5 से क्या बता दिया, कम बता दिया। ठीक है, अम्लीय वर्षा का, अम्लीय वर्षा का होता है 5.6 से कम, और दंत छः का कितना होता है, 5.5 से कम। ठीक है, याद रखना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो हम किसी बात करें दंत छः की, तो हमारा जो मुँह होता है, मुँह के पीएच मान 5.5 से कम होता है, होने के कारण हमारे दंत छः प्रारंभ हो जाते हैं। अब उस वक्त हम क्या करते हैं, अगर हमारे दांतों का क्षय होने लगता है तो हम क्षारीय पदार्थों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, क्षारीय पदार्थ। उस वक्त हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, जैसे कोलगेट है, करते हैं कि नहीं करते, कोलगेट है, क्लोजअप है। क्लोजअप मतलब पास आओ, भावना मत लो, तो अपने वापस टॉपिक पे आओ। अब बात करते हैं पशुओं व पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से उत्पन्न रक्षण। कभी आप, क्योंकि भाई देखो ऐसे तो हो नहीं कि आप एकदम सीधे साधे होते हो, बचपन है तो सब चीज़ें हम करते हैं। ठीक है, और आपने वो भी किया होगा कभी कभी, अपनी भाषा में बात करें, टांटी देखी होगी, मुँह माखी देखी होगी, मैंने सकता है कभी बाटो ऊपर मारी है, इतना सियाना तो थे भी बोली, इतना समझदार भी बोली, तो समझदार भी है, घना ही थे समझदार हो। लेकिन कई बार क्या हो जाए ऐसी बात था, जब आप मान लो बाटो बूटो मारे हुए, तो उस वक्त क्या होता है कि वो जो मधुमक्खियाँ होती है वो हमें डंक मारती है। क्या मारती है, डंक। और डंक वाले स्थान पे क्या मारती है, डंक। और डंक वाले स्थान पर वो एक मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है। क्या छोड़ती है, मेथेनोइक अम्ल। और ये जो मेथेनोइक अम्ल है वो हमारे बॉडी के अंदर जाके हमें जलन या फिर दर्द होने लगता है। ठीक है, और जिस स्थान पर दर्द होता है उस स्थान पर हमें बेकिंग सोडा लगा लेना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, बेकिंग सोडा। लगाते हैं नहीं लगाते। अब बेकिंग सोडा जो होता है ये कैसा होता है, क्षारीय पदार्थ होता है, और मेथेनोइक जो अम्ल होता है ये क्षारक उस अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। और कई बार आप लो है वो तातो चिंपियो चेपा कहते हो अपनी भाषा में, जो चिंप लगा हुआ है या लोहे का कुछ भाग पदार्थ लगाते हैं, या लोहे का कुछ टुकड़ा होता है उसको गर्म करके लगाते हैं। क्यों लगाते हैं लोहे का, कभी सोचा आपने भी? आप ये समझो कि हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ी है, और अम्ल को उदासीन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, किसी क्षारीय पदार्थ की। और उस वक्त हम क्या लगाते हैं, लोहा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब लोहा होता है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका जब दहन करते हैं तो हमने पढ़ा है कि धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। धातु जब किसके साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। इस कारण हम जब हमारे मधुमक्खी या फिर जो किसी नेटल का डंक अगर लगता है तो उस वक्त जो जलन होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उससे आराम पा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में बात करते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल, यहाँ मैं स्रोत लिखता हूँ और यहाँ अम्ल के नाम लिखता हूँ। ठीक है, जैसे सिक्का है, क्या है, सिक्का।
तो सिरके में अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अब हम बात करें संतरा की। संतरा, तो संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें इमली की, किसकी? इमली की, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें टमाटर की, किसकी बात करें? टमाटर की, तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? ऑक्सेलिक अम्ल बोल दो या ऑक्जेलिक अम्ल बोल दो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, जो दही होता है आपका, दही, तो मैंने अभी बताया दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। हम बात करें, किसकी बात करें? नींबू में, तो आपके नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में आपका अम्ल पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। ठीक है। हम बात करें चींटी के डंक, अभी बताया मैंने, चींटी और नेटल के डंक में, नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपको कॉलम ए दे दिया, मैंने स्टार्टिंग चैप्टर में बात की थी, आपको कॉलम ए दे देगा और कॉलम में बी बोलेगा मिलान कीजिए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? या फिर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में दे देगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन में दे दिया सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, तो आप बोलोगे सर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। अब हम कल बात करेंगे लवणों का पीएच मान और साधारण नमक से रसायनों को किस प्रकार हम बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट रह जाता है आपका। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास।